18 मार्च 2021 के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे आज इस क्लास में हम। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे रोज की तरह, जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? भावना न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। अरुणोदय स्कीम न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर नॉमिनेटेड एमपीज, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं, फिर न्यूज़ में है, देखेंगे क्यों न्यूज़ में है। मुल्ला पेरियार डैम इशू क्या है? झारखंड बिल दैट रिजर्व 75% जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर फॉर लोकल्स, झारखंड ने अभी बिल पास किया है जो 75% रिजर्वेशन लोकल्स को देता है प्राइवेट सेक्टर में, जैसा हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास किया था इस तरह का ही। तो इसे डिटेल से देखेंगे, इसके फीचर्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 अभी रिलीज की है। कैबिनेट नोट, कैबिनेट गिव्स नोट्स टू बिल फॉर सेटिंग अप डीएफआई, ये डीएफआई एस्टेब्लिश करने के लिए कैबिनेट ने अभी परमिशन दी है, तो इसे देखेंगे क्या है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। यूरोपियन यूनियन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एन LGBTIQ फ्रीडम जोन, तो ये क्या न्यूज़ है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट है अपना इरेना, ये न्यूज़ में इसने एक रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, तो इसकी रिपोर्ट देखेंगे क्या है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये न्यूज़ में है, इसकी डिटेल से देखेंगे। मूविंग ब्लैक होल, अभी ब्लैक होल मिला जी, फर्स्ट मूविंग ब्लैक होल्स, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे क्या है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है भावना। भावना क्या है? असम की एक एंटरटेनमेंट की ट्रेडिशनल फॉर्म है, मतलब मनोरंजन के रीति रिवाज है जी, जिसमें क्या है रिलीजियस मैसेज स्प्रेड किया जाता है, मतलब धार्मिक संदेश दिया जाता है लोगों को। इसमें कुछ प्लेज होते हैं जी, ऐसे कुछ रामायण महाभारत और आपकी कृष्ण लीला से कुछ टॉपिक लिए जाते हैं, स्टोरी उन पर परफॉर्म किया जाता है। ये कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं और ऑर्नामेंट्स, हार वगैरह जो देख रहे हो आप, ये शंकर देव ने 16th सेंचुरी में क्रिएट किया था, इसको बनाया था, मतलब शंकर देव जी ने। और जो प्लेज वगैरह होते हैं ना भावना में, जैसे ये भी जो प्लेज वगैरह हो रहे हैं, ये हनुमान का रूप ले रखा है इसने, किसी ने राम का। तो ये क्या है, रामायण से या महाभारत से जो भी प्लेज होते हैं उन्हें बोलते हैं अंकिया नाट्स। और जो स्टेजिंग होती है इस पर, मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना ओवरऑल, इसको बोलते हैं भावना। अब भावना जो लिखी होती हैं स्टोरीज किस भाषा में लिखी होती हैं? ये असमीज और ब्रजावली लैंग्वेज में लिखी होती हैं स्टोरीज। भावना में डायलॉग, सॉन्ग्स, डांसेस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। और जब भावना परफॉर्म होता है, कम से कम इसमें 40 to 50 परफॉर्मर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कॉस्ट्यूम वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं। और इसमें हैवी ड्रम्स वगैरह यूज होते हैं, ड्रम्स जो बजाए जाते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के। और सिम्बल्स, सिम्बल्स को हिंदी में बोला जाता है मंजीरा या झांझ, जो बड़े बड़े से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उन्हें बजाते हैं, वो सिम्बल्स ऐसे यूज होते हैं इसमें। और जो एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, जो जैसे हनुमान का रूप ले लिया किसी ने श्री राम का रूप ले लिया, जो ये एक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं भावरिया। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अरुणोदय स्कीम, ये न्यूज में, ये भी असम गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत ही फेमस स्कीम है ये। दिसंबर 2020 में लॉन्च की थी असम गवर्नमेंट ने, ये मोस्ट पॉपुलर स्कीम है। तो इसके बारे में फीचर्स देखते हैं। इसमें असम गवर्नमेंट क्या मंथली असिस्टेंस देती है ₹830 का, मतलब 830 रुपये हर महीने वुमेंस के अकाउंट में डाल देती है, ट्रांसफ़र कर देती है असम गवर्नमेंट। ये डीबीटी के जरिए करती है जी। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल देगी वुमन के में हर महीने 830 रुपये। ये मनी कौन सी वुमेंस के डाली जाती है? वो वुमेंस जो क्या है, हेड ऑफ द फैमिली होंगी, मतलब फैमिली की मुखिया होंगी जी, परिवार की। बिकॉज दे आर प्राइमरी केयर टेकर ऑफ हाउस होल्ड, जो भी घर के जितने भी केयर टेकर वर्क होते हैं सारे कौन करती है? वुमेंस, महिला। तो उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ये स्कीम ए चॉइस टू द पुअर एंड नीडी हाउस होल्ड ऑन हाउ दे वांट टू स्पेंड देयर मनी, ये गरीब लोगों के लिए, जिन्हें ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्कीम है, जो अपनी मनी अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या जी, क्या हर एक वूमन के अकाउंट में डाले जाएंगे? उसका जवाब है नो, क्योंकि हर एक वूमन के अकाउंट में नहीं डाले जाएंगे। कौन सी वूमन होंगी? वो वूमन जो क्या है, प्रेजेंटली परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए असम की, मतलब असम की ही रेजिडेंट होनी चाहिए, निवासी। ऐसा नहीं है किसी और स्टेट से आके वहाँ पे बस गए, उस वुमेंस को नहीं दिया जाएगा। और उनकी जो इनकम है हाउस होल्ड की, मतलब पूरे घर की इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए पर ईयर। पर ईयर 2 लाख से कम होना चाहिए उनका इनकम, पूरा हाउस होल्ड का, पूरी फैमिली का इनकम कम होनी चाहिए 2 लाख से, तभी 830 रुपये हर महीने डाले जाएंगे उनके अकाउंट में। स्पेशली फोकस रहेगा फैमिलीज में जिनमें मान लो
डिसेबल मेंबर हों जी, स्पेशली एबल्ड मेंबर, या फिर डिवोर्स मतलब जिनका महिलाओं का तलाक हो गया हो, विडो हो जी जिनका पति मर गया हो, विधवा, सेपरेटेड हो या अलग रह रहे हों, अनमैरिड वुमन हो जिनकी शादी नहीं हुई, ऐसी महिलाओं के अकाउंट में भी डाले जाएंगे जी, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। पुअरर फैमिलीज हों जो बेनिफिशरी हों किसके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, मतलब इस एक्ट के जरिए जिन्हें पीडीएस के जरिए राशन मिलता है ना, तो ऐसे राशन कार्ड हो, बीपीएल फैमिली के राशन कार्ड हो उनके, बिलो पॉवर्टी लाइन के, उन्हें दिया जाएगा जी 830 रुपये। किस किस वुमेंस को नहीं दिया जाएगा, ऐसी फैमिलीज जिनमें कोई भी वुमन मेंबर एमपी हो या एमएलए हो। देखो जी, कोई ऐसी फैमिली है जिनमें वुमन है ही नहीं, उनको भी नहीं दिया जाएगा। फैमिलीज विदाउट एनी वुमन मेंबर, जिनमें वुमन है ही नहीं, उस फैमिलीज को भी 830 रुपये नहीं दिए जाएंगे। या फिर जिनमें एमपी एमएलए हो उनको नहीं दिया जाएगा। या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर हों, यानी कि सरपंच प्रधान वगैरह इलेक्ट हों, हेड ऑफ द विलेज इलेक्टेड हुए हों, उनको नहीं दिया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज़ में हेड हों, प्रधान हो, उनको नहीं दिया जाएगा। या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सरकारी नौकरी हो जी किसी के पास, उसको भी नहीं दिया जाएगा। या मेंबर हो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, एम्प्लॉयज़ हो, तो उसको भी नहीं दिया जाएगा ये बेनिफिट। फैमिलीज जिनके पास 4 व्हीलर हो, जिनके पास कार वगैरह हो जी, या मकैनाइज्ड बोट हो जी, या फिर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर हो, फ्रीज वगैरह हो घरों में, एसी या वॉशिंग मशीन हो, या 50 बीघा से एग्रीकल्चर लैंड 50 बीघा से ज़्यादा हो, मोर देन 50 बीघा ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो उनको भी नहीं दिया जाएगा। दे आर नॉट एलिजिबल आइदर, उनको भी ये 830 रुपये 830 रुपीज़ नहीं दिए जाएंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर नॉमिनेटेड एमपीज। अभी न्यूज़ में इसलिए है जी, एक नॉमिनेटेड एमपी है जी, आपको जैसे पता होगा राज्यसभा में क्या होता है, कुल कितने मेंबर अभी होते हैं, 245 मेंबर, जिनमें से 12 मेंबर को नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। कौन करता है नॉमिनेटेड, प्रेसिडेंट करते हैं जी, किसके एडवाइस पे, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, पीएम जो एडवाइस दे देंगे वही माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। ये नॉमिनेटेड मेंबर को नामांकित करते हैं 12 मेंबर। तो ये 12 मेंबर में से क्या जी, अभी एक मेंबर थे राज्यसभा के, स्वपन दास गुप्ता, इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, राज्यसभा से रिजाइन कर दिया। इनकी जो टर्म है वो 1 साल बाद पूरी होने वाली थी। टर्म कितनी होती है राज्यसभा की, 6 ईयर, 6 ईयर होता है ना कार्यकाल। लोकसभा का कितना होता है जी मेंबरशिप का, 5 साल तक मेंबर रहते हैं, और राज्यसभा के 6 ईयर तक मेंबर रह सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है 6 ईयर का, ये याद रखना है। कहाँ पे दिया हुआ है, आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, उसके थ्रू 6 ईयर तक कोई मेंबर राज्यसभा का मेंबर रह सकता है। जब मेंबर मान लो आज इलेक्ट हुआ या नॉमिनेटेड हुआ तो वो 6 ईयर तक रहता है। तो इनके 6 ईयर होने से पहले 1 साल पहले ही इन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, इस्तीफा दे दिया तो प्रॉब्लम ये है जी, अब इन्होंने इस्तीफा जब दिया तो इन्होंने जो बीजेपी है, बीजेपी ने ये जो दास गुप्ता, स्वपन दास गुप्ता, इन्हें अपना कैंडिडेट इलेक्ट, मतलब कैंडिडेट खड़ा कर दिया। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो वहाँ पे तारकेश्वर कंस्टिट्यूंसी से इन्हें कैंडिडेट चुन लिया अपना। अब मतलब ये इलेक्शन लड़ेंगे अब वेस्ट बंगाल से। अब प्रॉब्लम क्या है जी, ये प्रॉब्लम ये है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कब बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था। 52 अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में। तो ये 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। पहले हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनल सिर्फ 8 शेड्यूल थे, तो 1951 में फर्स्ट शेड्यूल जोड़ा गया, फिर 1985 में 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल जोड़ा गया, और अब टोटल 12 शेड्यूल आपको पता ही होगा। तो 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, इसलिए जोड़ा गया था ये एंटी डिफेक्शन लॉ, इसलिए लाया गया था कि मान लो इससे पहले क्या है, 1985 से जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो इनकी मान लो जितने मेंबर आए जी इनके इलेक्ट होके, मान लो इसके बीजेपी के आगे जी 200 मेंबर, इसके मेंबर आगे जी 300 मेंबर इलेक्ट होके लोकसभा में जब इलेक्शन हुआ। तो इसके बाद क्या है, कुछ मेंबर हुआ करते थे कि चुनने के बाद इलेक्शन हो गया जी, अब कांग्रेस के मान लो 100 मेंबर ये कांग्रेस की पार्टी छोड़ के इसमें बीजेपी में मिल गए, तो अब बीजेपी ने सरकार बना ली। इलेक्ट तो होकाए थे कांग्रेस के नाम से, चले गए कहाँ पे, बीजेपी में। तो इससे क्या है, जो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना रखी थी अपनी कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो कोलैप्स कर गई, हट गई, गिर गई। तो बीजेपी अब क्या है, गवर्नमेंट बना लेगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आए, कि इस तरह जिस कांग्रेस की सीट से आप लड़के आए हो तो कांग्रेस की सीट पे ही रहोगे, अगर बीजेपी की पार्टी से लड़के आए हो तो बीजेपी के ही मेंबर रहोगे, ये सब रखने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए। तो अब एंटी डिफेक्शन लॉ
अब ये नॉमिनेटेड मेंबर के लिए जी कैसे, देखो ये लागू तब नहीं होता अगर मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है, बीजेपी का मेंबर कांग्रेस को ज्वाइन कर ले इलेक्शन के बाद तो ये डिसक्वालीफाई हो जाएगा। डिसक्वालीफाई कौन करेगा, स्पीकर, स्पीकर करेगा। अगर राज्यसभा में है तो कौन करेगा, राज्यसभा का चेयरमैन करेगा डिसक्वालीफाई। तो ये चीज़ क्या है, अब मान लो किसी ने कोई इलेक्ट होकर आया बीजेपी से और उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो इसे क्या है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब इसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। अब ये जो क्या है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा, एमपी नहीं रहेगा। लेकिन अब इसमें ये एक लूप होल है जी, कमी है इस एक्ट में कि मान लो जी कोई मेंबर क्या है, जैसे कोई मेंबर नॉमिनेटेड है या इलेक्टेड है, वो रिजाइन ही कर दे, अपना इस्तीफा दे दे और दोबारा, क्योंकि इस्तीफा दे दिया, अब जिस एरिया से वो चुन के आया है वो कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी सीट तो वेकेंट होगी ना, रिजाइन कर दिया, वहाँ पे कोई एमपी नहीं है, मतलब इलेक्शन दोबारा होंगे वहाँ पे। अब इलेक्शन दोबारा होंगे तो अब ये कोई सी भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है जिसने ए मेंबर ने रिजाइन दिया बीजेपी से, चाहे कांग्रेस को करे, चाहे तृणमूल कांग्रेस को करे, या सपा को करे, या बीएसपी को करे, किसी को भी करे तो उसको ज्वाइन कर सकता है, इसकी आज़ादी है। अब ये डिस्क्वालीफाई का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि रिजाइन दे दिया, अब तो मेंबर है ही नहीं ना, अब दोबारा ये इलेक्शन में इलेक्ट होकर आ सकता है। तो ये इसमें लूप होल है जी। अभी यही हुआ है कि नॉमिनेटेड मेंबर है, उसने रिजाइन दे दिया और अब बीजेपी ने उसे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ेगा जी। अब ये समझ गए, ये सारा मैटर है। अब नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं, ऑलरेडी हमने जान लिया, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जी, जो राज्यसभा में डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, किसके बेस पे करते हैं जी, कोई क्राइटेरिया है जिसके बेस पे नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट 12 मेंबर को? उनका क्राइटेरिया जी है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इन फील्ड में क्या है, उनके पास एक्सपर्ट होने चाहिए जी, किसी भी एक फील्ड में, तब ही नॉमिनेट करते हैं, ये क्राइटेरिया देखा जाता है। ये चारों क्राइटेरिया याद रखने हैं, ये चारों एज इट इज पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट में, किस क्राइटेरिया पे नॉमिनेटेड मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट करते हैं जी किसी, जैसे नॉमिनेट करते हैं सच इंडिविजुअल को, और रिकमेंड कौन करता है, सेंटर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जी, उनके पास सेम राइट होते हैं, सेम अधिकार होते हैं जी, और प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर के पास होते हैं ना, जो इलेक्ट मान लो इलेक्शन में चुन के आए हैं जो मेंबर, सेम अधिकार होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर के पास भी, सेम उन्हें क्या जी सुविधाएं, फैसिलिटी सब सेम मिल रही होती हैं। लेकिन उनके पास एक अधिकार नहीं होता, क्या, दे कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, जब उसमें वोट नहीं कर सकते, जैसे करते हैं ना राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा हो या लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन जब इम्पीचमेंट हो ना प्रेसिडेंट का, जब मतलब रिमूवल हो, प्रेसिडेंट को हटाना हो, उसमें वोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 10th शेड्यूल जोड़ा गया 1985 में, ये 52nd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका टारगेट यही था कि जो एमएलएज वगैरह, एमपीज वगैरह अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर लेते हैं ना, जिस टिकट पे मान लो इलेक्ट होकर आए, तो उसको रोकना था, ताकि टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या है कि स्टेबिलिटी, स्थिरता लाई जा सके। अब पेनल्टी होगी जी, पेनल्टी दी जाती है, पनिशमेंट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को शिफ्ट करता है तो वो क्या, पार्लियामेंट्री मेंबरशिप भी लॉस कर देता है, मतलब अब मेंबर नहीं रहता है, और ना ही वो मिनिस्टर बन सकता है। अगर डिस्क्वालीफाई हो गया जी, उसे मिनिस्टर भी नहीं बना सकते, मंत्री भी नहीं बना सकते। लॉ में क्या दिया हुआ है, लॉ में मान लो जी कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब चेंज कर लेता है एमपी, तो वो क्या है, उस सिनेरियो में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके जी कब कब होगा ये, मान लो कोई मेंबर है जी इलेक्ट होके आया है किसी की पॉलिटिकल पार्टी पे, और वो वॉलेंटरी गिव अप कर देता है मेंबरशिप, अब मतलब अपनी मर्जी से उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है, तो और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है मान लो हाउस में, और या फिर किसी पार्टी के विशेष के अगेंस्ट वो वोट करता है, मान लो जी वोटिंग चल रही है किसी बिल पे और बीजेपी से चुन के आया, बीजेपी की कह रही है इस पे वोट करना है, और वो मेंबर वोट नहीं करना चाहता, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, समझ रहे हो। या फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा या मेंबरशिप छोड़ देगा पार्टी की, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर व्हेन ए एमपी हु हैज़ वन हिज और हर सीट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मान लो कोई किसी पार्टी से चुन के नहीं आया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आ जाते हैं ना, आज़ाद उम्मीदवार, वो चुन के आ गए जी, वो मान लो चुन के आए इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। और मान लो कोई नॉमिनेटेड एमपी है जी, वो 6 महीने, मान लो अभी नॉमिनेटेड मेंबर बना आज मार्च में, और वो अगले 6 मंथ तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, मतलब उसकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ देयर आफ्टर, अगर ज्वाइन करते हैं 6 मंथ के बाद कोई भी पार्टी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जी
उनकी जो पार्टी की मतलब मेंबरशिप है, पार्लियामेंट में सीट है, वो लॉस हो जाएगी। तो यही है जी। लेकिन एक चीज़ और है, कब मान लो कब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, मान लो जी बीजेपी के 66 मेंबर चुन के आ गए जी, अगर इसके 2/3 मेंबर, 66 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 मेंबर, अगर 2/3 से ज़्यादा मेंबर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा ना। तो देखो 2/3 मेंबर 44 हो गए, बाकी के 66 मेंबर थे, किसने बचे 22। तो अगर मान लो 44 मेंबर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर ये इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा 44 मेंबर का, और ना ही जो 22 मेंबर बचे हैं ना बीजेपी में, उनका भी नहीं होगा। तो 2/3 से ज़्यादा मेंबर अगर ज्वाइन करते हैं तो तब नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना मुल्ला परियार डैम। ये क्या है जी, एक डैम है जी, बांध है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है मुल्ला परियार डैम। ये कहाँ पे है? ये है तो केरल में, और ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु, क्योंकि इसे लीज पे दे दिया गया था कई साल पहले। कितने साल के लिए? 999 ईयर्स के लिए, 999 साल के लिए लीज पे दे दिया जी इसे। तब राजा महाराजा हुआ करते थे त्रावणकोर में। अभी न्यूज़ में क्या है सारा देखेंगे और डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी ये आपने देख लिया कौन सी रिवर पे, मुल्ला परियार, और परियार रिवर जो है वो जहाँ पे कन्फ्लुएंस करती है, मतलब मिलती है, वहाँ पे ये डैम बना हुआ है केरल में, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। सारा डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं इशू क्या है, क्यों न्यूज़ में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है, वार्निंग दी है तमिलनाडु को मुल्ला परियार केस में, धमकी दी है। क्या वार्निंग दी है जी कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी हैं जो, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पर्सनली। किसके लिए? अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे वो रूल कर्व के रिगार्डिंग, मुल्ला परियार डैम की रूल कर्व के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंटमेंट की है मुल्ला परियार डैम की देखभाल के लिए, जिसका नाम है सुपरवाइजरी कमेटी है जी, एक सुप्रीम कोर्ट की। तो रूल कर्व क्या जी? रूल कर्व का मतलब है पानी का जो लेवल है डैम में, बांध में कितना है, वही रूल कर्व है। तो मुल्ला परियार डैम की रूल कर्व के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आप फेलियर हो जाओगे, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे। कुछ भी मान लो, कुछ भी फ्यूचर में कोई कुछ भी मतलब हानिकारक कुछ भी डिजास्टर हुआ, आपदा आया, संकट आया, मान लो बांध टूट जाता है या कुछ भी बाढ़ आ गई वहाँ पे, तो चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये धमकी दी है जी तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को। अब सुपरवाइजरी कमेटी है जी, ये क्या है? डायरेक्शन इशू करती है जी, किसके लिए? ताकि यहाँ पे 3 कोर सेफ्टी इशू को एड्रेस किया जा सके। मतलब यहाँ पे सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाती है, डायरेक्शन देती है, आदेश देती है ये सुपरवाइजरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की। क्या 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 करती है? मॉनिटर करती है परफॉर्मेंस को, और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द डैम, और क्या कर किस किस मतलब कौन कौन से 3 ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनमें ये डायरेक्शन देती है। एक तो जी फाइनलाइजिंग द रूल कर्व, रूल कर्व को फाइनलाइज करने के लिए। गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल है, उसको फिक्स करने के लिए। गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल का मतलब है जी, जैसे मान लो लेवल पानी का कितना बढ़ गया, रूल कर्व कितनी आ गई पानी की, रूल कर्व की बात हो रही है, और कब गेट खोलने हैं कब नहीं खोलने हैं, तो ये सारा जो शेड्यूल है इसके बारे में ये डायरेक्शन देती है सुपरवाइजरी कमेटी। एंड सबमिट ए कंप्लाइंस रिपोर्ट इन 4 वीक्स, और कहती है कि भाई साहब जो भी डायरेक्शन दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप 4 वीक में, अगले 4 हफ्तों में इसके आप मानते हो नहीं मानते हो ये रिपोर्ट सबमिट करो। ये 4 इसकी ये मतलब 3 डायरेक्शन है। अब इशू क्या है? इशू ये केरल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु को आरोप लगाया, तमिलनाडु गवर्नमेंट में, क्या कि ये ऑब्सोलीट गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल सिस्टम यूज कर रही है 1939 से। मतलब 1939 से ये ऑब्सोलीट का मतलब है बहुत ही पुरानी गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल सिस्टम यूज कर रहा है। मतलब जो गेट खोलने और लगाने का जो गेट ऑपरेटिंग सिस्टम 1939 में था उसी को यूज कर रहा है, जो बहुत ही पुराना सिस्टम है। इससे क्या है, अगर मान लो इसमें कुछ खराबी आ गई गेट सिस्टम में, ओपनिंग सिस्टम में, शेड्यूल में, तो ये यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, जो लगभग 30 मिलियन लोगों की लाइफ है डेंजर में आ सकती है। तो इसने क्या है, यही कहा है कि प्रॉपर सुपरविजन ऑफ वाटर लेवल नहीं हो रहा है यहाँ पे। पेरियार जो टाइगर रिजर्व है जी यहाँ पे लोकेटेड डैम के पास, तो इसको भी खतरा हो सकता है। अब रूल कर्व क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रूल वर्क कर्व क्या है? फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल इन द रिजर्वेयर। रिजर्वेयर का मतलब है वही डैम है जी, बांध जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका पानी का लेवल कितना है, इतना है। जैसे मान लो डैम में पानी का लेवल इतना 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 कितना है, तो ये फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल है पानी का, रूल कर्व उसी को बोलते हैं। जो गेट ओपनिंग शेड्यूल है डैम का, ये बेस्ड होता है रूल कर्व पे। मतलब पानी का अब लेवल कितना है, कब गेट खोलने हैं कि बाढ़ ना आ जाए, कब गेट बंद करने हैं, ये सारा रूल कर्व पे ही तो डिपेंड करेगा। तो ये कोर सेफ्टी के जो मैकेनिज्म है सुपरवाइजरी कमेटी के, सुप्रीम कोर्ट के, उसी का पार्ट भी है रूल कर्व।
अब मुल्ला पेरियार डैम जी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये कहाँ पे, केरल में लोकेटेड है, लेकिन ऑपरेट कौन करता है इसे, देखभाली मतलब किसके, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, तमिलनाडु के हाथ में। ये 1886 में 1886 की बात है जी। इसे 999 ईयर्स के लिए 999 ईयर्स के लिए इसे लीज पे दे दिया। लीज का मतलब है जी पट्टे पे दे दिया। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट इसे 999 ईयर्स के लिए संभालेगा सारा काम। और जो एग्रीमेंट हुआ था उसका नाम था पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट। ये समझौता हुआ था किस किस के बीच में, महाराजा ऑफ त्रावणकोर, जब त्रावणकोर के महाराजा हुआ करते थे, जब डेमोक्रेसी तो थी नहीं जी, हमारा देश आज़ाद नहीं था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, तो त्रावणकोर के महाराजा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना इंडिया का उस टाइम पे जो अंग्रेजों का, उसके बीच में हुआ था। तो ये पेरियार इरिगेशन वर्क्स के लिए ये लीज पे दे दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट को। अब ये डैम जो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1887 से 1895 के बीच में, ये डैम क्या है, जो रिवर का फ्लो हुआ करता था पहले अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाके गिरती थी, इसका जो फ्लो चेंज कर दिया बे ऑफ बंगाल की तरफ डैम बना के। तो ये क्या है, एरिड रीजन है जो मदुरई का, मद्रास प्रेसिडेंसी में, तमिलनाडु में मद्रास है, मद्रास में मदुरई रीजन है, उसके लिए ये वाटर प्रोवाइड करता था और अभी भी करता है। ये डैम क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, पेरियार रिवर और मुल्लायार रिवर जहाँ पे मिलती हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लायार और पेरियार रिवर जहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, केरल की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, इदुक्की जिले में, वहाँ पे बना हुआ है ये। अब तमिलनाडु का क्या कहना, तमिलनाडु बोलता है जी, तमिलनाडु ने ऑलरेडी मेजर्स ले चुका है ताकि डैम को स्ट्रेंथन किया जा सके, लेकिन केरल गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है एनी अटेम्प्ट टू रेज द रिजर्वेयर वाटर को रेज करने के लिए कुछ भी अटेम्प्ट ब्लॉक कर रखा है केरल गवर्नमेंट ने। इससे क्या है, जो मदुरई के फार्मर हैं उनको लॉस होगा जी इसके कारण। केरल गवर्नमेंट का क्या कहना है, केरल गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि जो यहाँ के रेजिडेंट है जी, जो रहते हैं इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के पुअर पीपल, अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये क्या है, अगर डैम टूट जाए तो यहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है लोगों को। लगभग यहाँ पे 3 मिलियन पीपल डेंजर में आ सकते हैं जी, ग्रेव डेंजर में। ग्रेव डेंजर का मतलब बहुत बड़े खतरे में आ सकते हैं। 3 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 3 मिलियन 30 लाख पीपल को हो सकता है अगर अर्थक्वेक अबव 6 ऑन रिक्टर स्केल, अगर 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आ जाए ना, रिक्टर स्केल पे नापा जाता है ना अर्थक्वेक को, भूकंप 6 से ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है सब लगभग 30 लाख लोगों को। तो ये केरल गवर्नमेंट का कहना है। तो यही था जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। झारखंड बिल दैट रिजर्व 75% जॉब इन प्राइवेट सेक्टर फॉर लोकल्स। झारखंड गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, अभी बिल पास नहीं हुआ, मतलब बिल प्रपोज किया, लाया है गवर्नमेंट ने, अनाउंस किया है कि 75% रिजर्वेशन होंगी जी प्राइवेट सेक्टर में झारखंड के लोगों के लिए। जितनी भी झारखंड में प्राइवेट कंपनी है, झारखंड के लोगों को 75% ही जॉब झारखंड के लोगों को मिलेंगी। ऐसा ही कुछ अभी लॉ पास किया था हरियाणा गवर्नमेंट ने, और ऐसे ही झारखंड करने जा रहा है अभी। तो ये बिल क्या है, डिफाइन करता है कि प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से होंगे। ऐसे होंगे जी, मान लो कोई शॉप हो गई, शॉप भी प्राइवेट सेक्टर में आएगा, कोई दुकान होगी जी, या कोई एस्टेब्लिशमेंट होगी, कुछ भी माइंस होगी जी, खदानें, या इंटरप्राइजेज होगी जी, कोई इंडस्ट्री होगी जी, उद्योग कंपनीज हो गई, या सोसाइटीज़ होगी, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गई, या फर्म, एनी पर्सन एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन एज ए प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, वो भी प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में आएगा। तो ये नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने इस बिल में। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, और इन सब में कितना, 75% जितने भी लोग होंगे, मान लो 100 लोग इसमें काम करते हैं, तो उसमें 75% मतलब 75% झारखंड के ही होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट उनकी, मतलब एम्प्लॉय वर्कर जो कर्मचारी है 75 झारखंड के होंगे। और मान लो जैसे 20 लोग करते हैं या 50 लोग करते हैं जी, तो 75 कितना हो जाएगा, लगभग सर 37.5, मतलब लगभग 38% क्या है, झारखंड के ही लोग काम करेंगे अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो। अब बिल में क्या क्या फीचर्स हैं, हाईलाइट देख लेते हैं। बिल में ये है जी, जो एम्प्लॉयर होगा उसे रजिस्टर करना होगा एम्प्लॉयज़ को एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पे। एक साइट बनाएगी झारखंड गवर्नमेंट, उस पोर्टल पे, पोर्टल का मतलब ऑनलाइन साइट है जी, इंटरनेट पे। उस पे जो एम्प्लॉयर होगा ना, एम्प्लॉयर का मतलब होता है जी मालिक, जो जॉब देता है, जो नौकरी देता है, प्रोवाइड, ए पर्सन हु प्रोवाइड जॉब, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय होता है वर्कर, जो काम करता है, जो जॉब करता है, ढूंढता है जॉब, उसे बोलते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर होगा जो जॉब देता है, वो सारे वर्कर्स को रजिस्टर करेगा साइट पे, जिसकी इनकम मंथली सैलरी या वेजेज का मतलब मजदूरी 30,000 पर मंथ से कम है, नॉट मोर देन 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन सभी एम्प्लॉय को रजिस्टर करेगा इस साइट पे एम्प्लॉयर। फिर क्या जी,
गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगा विद इन 3 मंथ ऑफ दिस बिल कमिंग इन टू फोर्स। जब ये बिल बन के एक्ट हो जाएगा ना, कानून बन जाएगा, अभी तो विधेयक है, जब अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तब 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा कि आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, सबको रजिस्टर करो इस साइट पे, जिसकी 30,000 से कम इनकम है, सैलरी है पर मंथ। तो कोई भी पर्सन, नो पर्सन शुड बी इंगेज और एम्प्लॉयड अनलेस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। जब तक कि इस डेजिग्नेटेड पोर्टल पे, साइट पे रजिस्टर नहीं हो जाएगा किसी भी पर्सन का, तो वो एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, इंगेज नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट में। कोई भी नो लोकल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अवेल 75% बेनिफिट विदाउट रजिस्टरिंग हरसेल्फ। मतलब कोई भी ऐसा लोकल जो है, झारखंड का जो निवासी है, उसको 75% की रिजर्वेशन में तब तक नहीं आएगा जब तक वो इस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होगा। तो उसे रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयर जो होगा वो क्या जी, उसे एग्जाम्शन दी जाएगी, कुछ छूट दी जाएंगी मालिक को, जो मान लो हायर कर रहा है ना कर्मचारियों को, वर्कर्स को, तो उनको कुछ एग्जाम्शन भी होगी। एग्जाम्शन का मतलब अपवाद या छूट। किसमें? अगर मान लो लोकल कैंडिडेट ऐसे हैं, उनके पास स्किल नहीं है जो उस कंपनी को चाहिए, उनके पास ऐसी दक्षता नहीं है, स्किल नहीं है, प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो क्या है, वो हायर कर सकता है अदर स्टेट से भी। समझ गए? तो उनके पास स्किल भी होनी चाहिए, एक छूट दी है ये एम्प्लॉयर को, ये अच्छी बात है। जो एम्प्लॉयर हैं विल हैव टू फर्निश ए क्वार्टरली रिटर्न अबाउट द वैकेंसी। जो भी एम्प्लॉयर हैं जी, मालिक है कंपनी के, उन्हें क्या है, कितनी भी वैकेंसी निकली है उन्हें साल में, मतलब 3 महीने में नोटिफाई करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट है जी, पोर्टल पे सब डेटा देना पड़ेगा। तो ये सब ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा एक इस पोर्टल का, वो इसे एग्जामिन करेगा, देखभाल करेगा कि कितनी नौकरी है, कितनी नहीं है किस कंपनी में। फिर ये हुई जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होगा, जो हु कैन कॉल एनी रिकॉर्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब वेरिफिकेशन के लिए कोई भी रिकॉर्ड वो मांग सकता है किसी भी कंपनी से, ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। कोई भी मान लो एग्रीड एम्प्लॉयर होगा, मान लो किसी पर्सन को कोई परेशानी है ऑथराइज्ड ऑफिसर से, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होगा इसके डिसीजन से, तो विद इन 30 डेज वो अपील कर सकता है। कहाँ पे? अपेलेट अथॉरिटी होगी एक। कौन सी अपेलेट अथॉरिटी होगी? ये होंगे जी डायरेक्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर होंगे झारखंड गवर्नमेंट के ही वहाँ पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होगा उसकी शिकायत लेके आप, अगर उसकी डिसीजन से आप खुश नहीं हो, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। कहाँ पे कंप्लेंट करोगे? डायरेक्टर पे। अब कंसर्न और इशू क्या है जी, अगर ऐसा बिल पास किया, कंसर्न है जी, प्रॉब्लम है, कौन से है? एक तो ये जी, ये वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अंडर आर्टिकल 16। हमारे जो अधिकार, मतलब 16 नंबर का आर्टिकल है, उस पे है जी, रेजिडेंस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब जो निवासी है उसके बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इसका उल्लंघन करता है हमारे संविधान के आर्टिकल 16 का। दूसरा क्या है जी, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कंसेप्ट है उसको भी इम्पेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और जो लोकल्स और नॉन लोकल्स के बीच में डिबेट है उसको प्रमोट करता है ये, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री है, इसको थ्रेट करता है। मतलब सारा देश हमारा एक है, इस जो भावना है इसको ठेस पहुंचाता है जी ये। दूसरा, इट माइट डिस्करेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं बाहर की कंपनियां, उनको भी ये डिस्करेज कर सकता है। कैसे डिस्करेज का मतलब डीमोटिवेट कर सकता है कि बाहर से झारखंड में कंपनियां ना आए निवेश करने के लिए। अब आप ही सोचो, अगर झारखंड या कोई भी स्टेट ऐसा लॉ बनाता है कि 75% लोग वहीं से होंगे, तो कोई कंपनी क्यों आना चाहेगी वहाँ? कंपनी को तो स्किल चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कंपनी में काम कर सकें और अच्छी स्किल्स हो, उनका प्रॉफिट हो। लेकिन अगर झारखंड में नहीं मिलेंगे स्किल्स वगैरह, तो यहाँ पे कौन आएगा, कौन निवेश करना चाहेगा? ऐसी जो स्ट्रिंजेंट जो रूल्स बना दिए, तो ये निवेश आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, इम्पैक्ट्स फ्रीडम ऑफ बिजनेस। ये जो फ्रीडम ऑफ बिजनेस दिया है ना आर्टिकल 19 में, क्या है, ये सबका अधिकार है, राइट टू प्रोफेशन। उस जो फंडामेंटल राइट का भी उल्लंघन करता है, वॉयलेट करता है कि कोई भी आदमी अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है पूरी कंट्री में, उस राइट का भी उल्लंघन करता है ये। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, जो कंपटीशन का जो स्पिरिट है जी, उसको भी ये, उसके भी विरुद्ध है कि कंपटीशन को जो प्रमोट करने के लिए कंपनियां खोली जाएं, कुछ भी अपना रूल बनाएं, उसको भी ये अगेंस्ट है, विरुद्ध है। यही था। इसमें चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। ये अभी रिपोर्ट जारी की किसने? एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये IQ एयर, इसने रिपोर्ट की है जारी। कौन सी? वर्ल्ड एयर क्वालिटी। इसमें क्या है, एयर की क्वालिटी पे रिपोर्ट है डिपेंड, ये मतलब एयर की क्वालिटी कैसी है, कितना पॉल्यूशन है, कितना प्रदूषण है एयर में। ये
PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर है जी, उस पर बेस्ड है ये रैंकिंग, जिसने 106 कंट्रीज की डेटा कलेक्ट किया है और मॉनिटर किया है। जो एयर पॉल्यूशन है इंडियन सिटीज़ में, इस रिपोर्ट के अनुसार कितना है, जो दिल्ली है इज़ द मोस्ट, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है जी। देखो जी, जितना कंट्री है उनकी कैपिटल है, राजधानी, उनमें से सबसे ज़्यादा जो कोई पॉल्यूटेड है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है जी पूरे वर्ल्ड में। कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल, सिटी की बात नहीं हो रही है। सिटी में तो ये नीचे आता है, लेकिन कैपिटल की बात हो रही है। लेकिन जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है ना, वो अभी इम्प्रूव हुई है 2019 से लेकर 20 तक, 50% तक इम्प्रूव हुई है। क्यों? लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन हो गया, व्हीकल वगैरह नहीं चल रहे, तो इंक्लूड हुई है सिटी, और स्टिल रैंक एज द 10th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। देखो जी, कैपिटल की बात आए जब, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन है, लेकिन अगर शहर की बात हो, सिटी, तो ये 10th नंबर पे है दिल्ली, ये याद रखना है। तो जो वर्ल्ड की 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं उनमें से 22 तो इंडिया में ही है जी, इंडिया में। मतलब जो टॉप की 30 सिटी है ना, जिनमें सबसे ज़्यादा 30 में पॉल्यूशन है, उसमें से 22 सिटी तो इंडिया की हैं जिनमें पॉपुलेशन है। गाजियाबाद सेकंड नंबर पे आया जी पॉल्यूटेड सिटी में, मतलब पूरे वर्ल्ड में गाजियाबाद सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है सिटी? फर्स्ट पे जिनजियांग है जी, चाइना की जिनजियांग पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ पे? जिनजियांग सिटी में। 8 इंडियन सिटी हैं जी ये टॉप 10 लिस्ट में। कौन सी है 8 इंडियन सिटी? बुलंदशहर, बिसराक, जबलपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, ये सारी कहाँ पे? यूपी में। और एक भिवाड़ी है जी राजस्थान में, और दिल्ली। ये टॉप 8, मतलब टॉप 10 लिस्ट में है ये जी 8 इंडियन सिटी। मेजर सोर्सेज क्या है इंडिया में जो एयर पोल्यूशन होता है जी, जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन इंडिया में, उसके मेन सोर्स है जी ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल से, कार गाड़ियों से, बायोमास बर्निंग फॉर कुकिंग, जो कुकिंग करने के लिए लकड़ी वगैरह से खाना बनाते हैं ना, चूल्हों में, देसी चूल्हे होते हैं जो, उनसे जो बर्निंग होती है, धुआं निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने से, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन से, इंडस्ट्री में जी जो धुआं वगैरह पॉल्यूशन निकलता है उससे जी, कंस्ट्रक्शन वर्क से, जो बिल्डिंग वगैरह हाउस वगैरह बन रहे होते हैं उनसे धूल मिट्टी निकलती है। वेस्ट बर्निंग से, एपिसोडिक एग्रीकल्चर बर्निंग से, एग्रीकल्चर जैसे पराली जलाते हैं ना धान की खेती करने के बाद, पैडी कल्टीवेशन के बाद, तो ये सारे मेजर सोर्स हैं। अब ग्लोबल सिनेरियो क्या है जी, ये तो इंडिया की बात होगी। इस रिपोर्ट में ग्लोबली क्या है जी, इंडिया 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है जी पूरे वर्ल्ड में 2020 में। 2019 में 5th नंबर पे था, लेकिन अब 3rd नंबर पे आ गया जी, इंप्रूव हो गया है, मतलब कि ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, इंप्रूव नहीं हुआ है। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है जी? बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान, और थर्ड पे जी इंडिया। इनमें 2.5 जो लेवल है पीएम का, ये सबसे ज़्यादा है। चाइना 11th नंबर पे है जी पूरे वर्ल्ड में, जो 106 मॉनिटर्स कंट्री है जी, उनमें से सिर्फ 24 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल किया है, मतलब उनमें PM2.5 कम है 24 सिटीज़ में, मतलब कंट्रीज़ में। अब आगे VID में क्या जी, देखो इंक्लूडिंग दिल्ली की बात हो रही है, मैनी सिटीज़ में इंप्रूवमेंट दिखा है एयर क्वालिटी में। क्यों दिखा है? लॉकडाउन की वजह से एयर क्वालिटी में, एयर पोल्यूशन में इंप्रूवमेंट दिखा है, लेकिन अभी भी स्टेप लेना जरूरी है। और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकती है? गवर्नमेंट क्या है, जो सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं उनको प्रायोरिटाइज कर सकती है, मतलब इनको प्रमोट कर सकती है। दूसरा, लो कॉस्ट एक्टिव और कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी है उसको प्रमोट कर सकती है, जैसे व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको प्रमोट कर सकती है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। दूसरा, वॉकिंग साइकिलिंग को प्रमोट कर सकती है, कि साइकिल जहाँ पे साइकिल क्या है प्रमोट करना, कि कम दूरी के लिए साइकिल का यूज करना पब्लिक के द्वारा। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको एक्सेसिबल बनाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जहाँ पे यूज़ नहीं है कार का ना लेके जाएं व्हीकल्स, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, तो ये स्टेप ले सकती है। दूसरा, जो स्पीडिंग अप द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली सेव्स द लाइफ बट ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस हेल्थ केयर रिलेटेड कॉस्ट। क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह यूज़ करेंगे, इससे क्या है जी, ये क्या है, हेल्थ केयर जो रिलेटेड इश्यू होते हैं पॉल्यूशन की वजह से उनको तो बचाएंगे ही, दूसरा लाइफ्स भी सेव करेंगे जी। इससे बहुत ज़्यादा जो क्या है डेथ हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से, उनमें भी कमी आएगी। तो यही था इसके रिगार्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कैबिनेट गिव्स नोट टू बिल फॉर सेटिंग अप DFI। अभी कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, अनुमति, किसको सेटअप करने के लिए? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए, मतलब बनाने के लिए। ये बजट में इसका प्रोविजन था जी, जो इस साल का बजट पेश हुआ था। तो किस नाम का जी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? उसका नाम है नामफिड। ये जी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। अब थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं जी इसका। ये क्या है, गवर्नमेंट ने मेंशन किया था बजट में कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को
क्या प्रमोट करने के लिए ऐसा फंड बनाया जाएगा जो इसे बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में फीचर देखते हैं थोड़ा। जो नाफेड है ये सेटअप होगा लगभग 20,000 करोड़ रुपए के दे के सेटअप होगा। 20,000 करोड़ इनिशियली 5,000 करोड़ देगी जी गवर्नमेंट देगी इसमें, और होली ओन्ड होगा बाय द गवर्नमेंट की सारा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का होगा। 5,000 करोड़ रुपए देके इस फंड को बनाया जाएगा। और बाद में क्या है, गवर्नमेंट स्टेक विल बी लोअर्ड टू ए क्वार्टर, मतलब बाद में गवर्नमेंट का जो इसमें हिस्सेदारी है वो कम भी हो सकती है। ये इनिशियली क्या है, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे इस फंड में 10 ईयर के लिए। और बाद में क्या जी, जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट लाए जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें एटलीस्ट 50% मेंबर जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होंगे, और जो इसका चेयरपर्सन होगा वो एमिनेंट पर्सन होगा। एमिनेंट का मतलब है जी कोई फेमस पर्सन होगा, प्रसिद्ध आदमी होगा। इसकी ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत ये थी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया था जी, ये भी एक फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इसमें पैसा लिया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। तो उसके लिए 1,1,1,1,1 लाख करोड़ मतलब 111 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। तो मोबाइलाइज का मतलब है ये इकट्ठा करने के लिए इसे लाया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। दूसरा, जो क्रेडिट रेटिंग है जी प्रोजेक्ट की, उसको इनहेंस करने के लिए ये लाया जा रहा है। तो इट वुड फंड प्रोजेक्ट वेयर अदर्स आर नॉन विलिंग टू इंटर बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। ये उन प्रोजेक्ट को दिया जाएगा, मान लो रोड ट्रांसपोर्ट या कोई बिल्डिंग वगैरह जहाँ पे और जगह से पैसा नहीं आ रहा, कैपिटल नहीं आ रही है जी, रिस्क है जहाँ पे, जोखिम है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे ना, उनको क्या है ये फिनांस करेगा, मतलब पैसा देगा उनके लिए। तो इतना ये इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बन रहा है जी, ये पुल। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है जो आपको, ये जो आईफेल टावर है ना, आईफेल टावर के ये यहाँ पे नहीं है, ब्रिज के नीचे दिखाया जा रहा है बस। आईफेल टावर से भी ये लगभग 35 मीटर ऊंचा होगा। आईफेल टावर से भी ये देखो 35 मीटर ऊंचा है। आईफेल टावर कितने का, 324 मीटर का है, और ये 359 मीटर का होगा, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा होगा। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, इंडिया में जी, जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर है उस पे बनाया जा रहा है ये ब्रिज है। जो ये ब्रिज 1250 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी, और 359 मीटर का ऊंचा होगा जी ये ब्रिज। ये जो आईफेल टावर है उससे 35 मीटर ऊंचा है, टॉलर है, ये जान देख चुके हैं हम। अभी तक जो सबसे ऊंचा ब्रिज है कौन सा है, चाइना में जी। ये कहाँ पे, बैपन रिवर पे ब्रिज है जी, जिसका नाम है सुबई रेलवे ब्रिज, जो 275 मीटर का ऊंचा है, सबसे ऊंचा ब्रिज अभी यही है, रेलवे ब्रिज। चलते हैं नेक्स्ट भी, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना, यूरोपियन यूनियन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एन LGBTIQ फ्रीडम जोन। अभी यूरोपियन यूनियन क्या है, डिक्लेयर हो गया है, घोषित कर दिया गया है कि वो जितनी भी ये कम्युनिटी है ना LGBTIQ, इनके लिए फ्रीडम होगी, फ्रीडम जोन है। ये अपनी मर्जी से अब ये जो मैरिज वगैरह, किसी से प्यार वगैरह, प्रेम वगैरह कर सकते हैं, इन्हें छूट दे दी गई है। यूरोपियन यूनियन क्या है जी, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कुछ मेंबर हैं जी। एक यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ सिम्बोलिकली डिक्लेयर्ड, जो यूरोपियन कंट्री है जी, उन्होंने क्या है मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। और उनका एक पार्लियामेंट भी है जी, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट बोलते हैं उसे, यूरोपियन पार्लियामेंट। इसके 27 मेंबर हैं जो इसी यूरोप के ही देश हैं इसके। तो इन्होंने अभी क्या है, यूरोपियन यूनियन को LGBTIQ फ्रीडम जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये क्या जी, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन में रिकॉग्नाइज द सेम सेक्स यूनियन विद 16 लीगली रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेज। इसका मतलब है जी, जो सेम जेंडर होता है ना, मान लो लड़का लड़के से शादी करना चाहे तो कर सकता है, लड़की लड़की से करना चाहे तो कर सकता है। अब ये LGBT का मन में आ रहा होगा, ये क्या है, LGBT का मतलब जी, L का मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, कि जब कोई महिला, कोई फीमेल लड़की लड़की से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है, उसे बोलते हैं लेस्बियन। एक होता है जी गे कैटेगरी, गे वो होते हैं जी, गे होते हैं जी मेल। अगर कोई लड़का मेल लड़के से प्रेम करता है और उसी से शादी करना चाहे, उसे बोलते हैं गे। एक होता है जी बी, ये होता है जी बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब जो लड़का और लड़की दोनों से प्रेम करता हो और दोनों से शादी करना चाहता हो, उसे बाईसेक्सुअल बोलते हैं। एक होता है जी टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब है जी, वो पैदा तो लड़का हुआ था जी, बाद में उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़की में बदल गया, या लड़की पैदा होती और उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया जी और लड़का बन गया लड़की से, तो ये से इन्हें बोलते हैं ऐसे ट्रांसजेंडर। दूसरी नेक्स्ट है जी इंटरसेक्स। आई का मतलब इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब वो है जी, जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, ना लड़की है ना लड़का है, तो कौन है आप जान सकते हो, मतलब जिन्हें हिजड़ा वगैरह बोलते हैं।
तो ये इंटरसेक्स हो गए जी। और क्यू का मतलब है जी इसमें क्वीर। क्वीर का क्या मतलब है जी? क्वीर का मतलब है इन सबको बोलते हैं जी LGBT को, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ये ट्रांसजेंडर, सबको क्वीर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये जितनी भी कम्युनिटी है अब इनको फ्रीडम है, इनके साथ ना तो कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना इंटॉलरेंस होगी, ना परसिक्यूशन होगा, अपनी आज़ादी से मैरिज वगैरह कर सकते हैं जिससे भी चाहें। तो ये आज़ादी दे दी है जी यूरोपियन यूनियन में, मतलब अगर वो सेम जेंडर से शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, क्या नाम है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। ये लाई गई है इरेना ने। ये इसमें क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में जी? जो कोविड, ये रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट है, कहती है कोविड-19 क्राइसिस ऑफर्स ए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्रीज टू डीकपल द इकोनॉमीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड एक्सीलरेट द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कंट्रीज़ को कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट कर जाएं, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अब इरेना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इरेना क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जी, गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया इसे। ये क्या करती है? कोऑपरेशन करती है और नॉलेज एडवांस करती है और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है जी, कि सस्टेनेबल यूज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, इसके लिए काम करती है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इरेना। ये पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है किस पे? एक्सक्लूसिवली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे इंक्रीज किया जाए, सिर्फ इसका फोकस रहता है जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया जी, बायोमास से एनर्जी कुछ होती है, तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, उसे बोलते हैं। ये कब फाउंड हुई थी जी इरेना? इसे बनाया गया था, फाउंडेड इन 2009, 2009 में स्थापित की गई थी और इसने काम करना शुरू कर दिया था 8 जुलाई 2010 से। इस स्टैच्यूड इंटर्ड इनटू फोर्स का मतलब है जब काम करना शुरू कर देती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है जी मजदार सिटी में। मजदार सिटी कहाँ पे है? ये जी अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पे? यूरोपियन अबू धाबी है जी, UAE, यूनियन अरब अमीरात। ये कहाँ पे? सऊदी अरबिया कंट्री है ना, उसके पास ही UAE, आपको पता ही होगा। जो इरेना है ये यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर मेंबर है जी, ऑब्जर्वर मेंबर है, याद रखना। कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है जैसे यूनेस्को, WHO स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, ये कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, अलग है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इरेना, लेकिन बस ऑब्जर्वर मेंबर है कि वहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह हो वहाँ पे बैठ सकता है इसकी मीटिंग में, ये यूनाइटेड नेशन की में। तो इतना ही था इसमें। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये क्या है? ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने अभी हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में स्पीच दी, एड्रेस किया, भाषण दिया सेंट्रल हॉल में, इसलिए न्यूज़ में है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इंटर पार्लियामेंट यूनियन क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी जिसमें नेशनल पार्लियामेंट क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। इसको 1889 में पेरिस में बनाया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है, स्विट्जरलैंड में, देखेंगे हम। तो पेरिस में बनाया गया था 1889 में। और इसे फाउंड किसने किया था? 2 आदमी थे जी जिसने फाउंड किया था। फ्रेडरिक पासे था जी फ्रांस का, और विलियम रेंडल क्रेमर था यूनाइटेड किंगडम का। इसने इसको बनाया था, स्थापित किया था इन दोनों ने। अब ये काम क्या करता है जी? ये वर्क करता है क्लोज कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करता है। कोई रीजनल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर करता है, या फिर इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब इसके काम में सपोर्ट करती हैं जी। इसका काम क्या होता है? ये पॉलिटिकल ओपिनियन को ऑब्जर्व करते हैं जी पूरे वर्ल्ड वाइड, कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, कहाँ पे कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सारा जानकारी ये रखता है। ये प्रमोट करता है, पार्लियामेंट्री डायलॉग को प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड, ताकि पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश हो सके, शांति आ सके, कोऑपरेशन हो सके पीपल्स के अमंग, मतलब आपस में लोगों में कोऑपरेशन हो सके, सहयोग हो सके, इसका प्रमोट करता है जी। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। और मेंबर्स में जो इसके मेंबर हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के मेंबर हैं, तो इसमें क्या है जी, जो भी सदस्य देश हैं उनमें कोऑपरेशन बढ़े, इसका काम करता है। इसका स्लोगन है जी एक फेमस, स्लोगन का मतलब नारा, इसकी थीम, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, मतलब लोकतंत्र सभी लोगों के लिए हो। फंक्शन क्या है जी इसके? फंक्शन यही है कि पार्लियामेंट्री एक्शन है जो इनको प्रमोट करना बाय एड्रेसिंग द इंटरनेशनल कंसर्न इन 6 मेन एरियाज। मतलब ये 6 प्रॉब्लम है जी जिनको सॉल्व करता है, रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और उनको प्रमोट करता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, शांति और सुरक्षा है जी पूरे वर्ल्ड वाइड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एनहेंस करना, ह्यूमन राइट और ह्यूमैनिटेरियन लॉ को प्रमोट करना, वुमेन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन भी MP MLA वगैरह बने किसी कंट्री में, इनका प्रमोट करना, एजुकेशन साइंस और कल्चर को प्रमोट करना। अब इसके मेंबर कितने हैं जी? मेंबर हैं 79 मेंबर हैं जी, 179 मेंबर हैं इसके, और इसके 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबली भी इसी के एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया क्या इसका मेंबर है? उसका जवाब है यस, इंडिया इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में जी, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर। तो ये इसके बारे में डिटेल थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना मूविंग ब्लैक होल। ये फर्स्ट टाइम ब्लैक होल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है जी डिटेल में, पूरा आप लेक्चर देख सकते हो, उसमें अच्छे से पता चल जाएगा ब्लैक होल के रिगार्डिंग जितने भी कोई भी छोटी से छोटी टर्म है, इवेंट होराइजन या कुछ भी है, सिंगुलैरिटी, सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है। अभी इसमें जो इसमें न्यूज़ में आया सिर्फ वही पढ़ेंगे हम। ब्लैक होल ये है जी, दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले 2019 में सबसे पहले इसकी इमेज ली गई। एक इमेज किसने ली? टेलीस्कोप से ली, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन से ली जी, इसकी इमेज ली सबसे पहले 2019 में। तो ऐसी कुछ इमेज ली थी जी इसकी, जो दिखाई दे रही है आपको। और इसको जो कंसेप्ट है ब्लैक होल का, सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया था 1915 में। आइंस्टाइन के बारे में तो आप जानते होंगे, सबसे अच्छे प्रसिद्ध फेमस साइंटिस्ट है जी। 1915 में इन्होंने कंसेप्ट दिया ब्लैक होल का कि ऐसे कोई स्पेस में, आसमान में, हर एक गैलेक्सी में, जो भी गैलेक्सी होती है उसमें एक ब्लैक होल होता है। अब जो ये जी, इसका नाम किसने दिया था, कॉइन किसने किया था ये टर्म ब्लैक होल? कॉइन करने का मतलब है COIN, कॉइन। ये कॉइन मतलब सिक्का भी होता है, कॉइन का मतलब किसी को नामकरण करना भी होता है। तो ब्लैक होल का जो टर्म है सबसे पहले किसने दी? ये जी 1960 में दी, 1960s में, 1960 के दशक में दी। किसने? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर। तो ये सारी डिटेल हमने ब्लैक होल के उसमें पड़ी हुई है जी, जब ये ब्लैक होल का लेक्चर लिया हुआ है। आप साइंस एंड टेक का प्लेलिस्ट है जी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। करंट विद GS पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी साइंस एंड टेक की, वहाँ पे जाके देखिए। तो अभी क्या न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट ने फर्स्ट मूविंग सुपरमैसिव ब्लैक होल डिस्कवर किया है। पहला जो घूम रहा है ब्लैक होल, ऐसा घूमता हुआ ब्लैक होल डिस्कवर किया है, जिसका मास क्या है? 3 मिलियन टाइम्स है जी सन से। जो हमारा सन है ना, सूरज है, उससे 3 मिलियन का मतलब 30 लाख ज़्यादा गुना बड़ा है जी ये कौन सी गैलेक्सी में ट्रेवल कर रहा है? एक गैलेक्सी है जी, हमारी गैलेक्सी में नहीं है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे, दुग्ध मेघला, हमारी गैलेक्सी का नाम। देखो गैलेक्सी होती है, इस पर ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज के अंदर क्या है? अब ये गैलेक्सी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पूरा ब्रह्मांड हो गया जी, यूनिवर्स। ये अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर क्या है? सोलर सिस्टम। ये गैलेक्सी होगी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम। और हमारा सोलर सिस्टम है जी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेघला। और उस गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, जैसे सन है, हमारा सोलर सिस्टम सन है, सन के अराउंड 8 प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ये सोलर सिस्टम है। तो ऐसी जो गैलेक्सी हैं, बहुत सारी गैलेक्सी, उनमें हर एक में एक ब्लैक होल तो होता ही होता है। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, अनुमान है, इमेजिनेशन है। तो एक गैलेक्सी है जी स्पेस में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जिसका नाम है J0437+2456। ये गैलेक्सी है, इसके अंदर ये ब्लैक होल पाया गया, मूविंग ब्लैक होल। ये किससे सर्च किया साइंटिस्ट ने? वही टेलीस्कोप से देखते हैं जी, दूरबीन से, टेलीस्कोप से देखा ये। तो ये क्या है? हमारी अर्थ से कितना दूर है? लगभग 228 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, दूर है। लाइट ईयर्स का मतलब होता है एक साल में जितनी दूरी लाइट चलती है ना, प्रकाश चलता है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब बहुत चल लेगा जी ये, इतने एक साल में तो कितना चल लेगा? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है लाइट। अब एक साल में देख लो, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेती है, तो एक साल में कितना चलेगा? अब सोच लो कितना दूर है ये गैलेक्सी हमारी अर्थ से। अब जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना क्या है? ये क्या है? साइंटिस्ट ने स्टडीज की है 10 फार अवे गैलेक्सीज की विद सुपर मैसिव ब्लैक होल। मतलब 10 गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनमें सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सुपर मैसिव का मतलब है जी बहुत बड़ा ब्लैक होल है। ब्लैक होल बनता कैसे है? कोई भी स्टार है, वो जब उसकी एज बढ़ती जाती है, वो स्टार वो उसमें ब्लास्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब ब्लैक होल बनता है। ये सारा प्रोसेस हमने उस लेक्चर में पढ़ा जी ब्लैक होल में। तो उसे देखिए, आपने नहीं देखा तो देखा तो रिवाइज भी कर सकते हो। तो सेंटर क्या जी? सुपर मैसिव ब्लैक होल है गैलेक्सी के सेंटर में। तो ये जो गैलेक्सी जिस रेट से घूम रही है ना, जिस वेलोसिटी से, मतलब गैलेक्सी भी घूमती रहती है ना, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमती रहती है, गैलेक्सी घूमती रहती है, उसी रेट से ये सुपर मैसिव ब्लैक होल भी घूम रहा है। अब ये स्टडी में क्या पाया गया है? ये जो फोकस है स्टडी का, ये वाटर पे है।
वाटर इन द एक्रीसन डिस्क। एक्रीसन डिस्क क्या है, जैसे ये ब्लैक होल है जी, ब्लैक होल के चारों ओर वाटर मूव कर रहा है, स्पाइरल मास है जी, स्पाइरल मास का घूमता हुआ मास है जो सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड घूम रहा है। तो ये क्या है, ब्लैक होल के अंदर जाने वाला है। तो जैसे आपको पता है ब्लैक होल में अगर लाइट भी चली जाती है वो बाहर नहीं आती, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बहुत ज़्यादा है। जैसे अर्थ की क्या है, कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो अर्थ के पास नीचे आके गिर जाती है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ब्लैक होल क्या है, कोई भी चीज़ इवन लाइट भी इससे बच के नहीं जा सकती। आपको पता है लाइट तो जी किसी से भी बच के जा सकती है, लेकिन ब्लैक होल में अगर लाइट भी गई तो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है, फिर बाहर नहीं आ पाती। कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है, मान लो जी ये यहाँ पे कुर्सी रखी है चेयर, ये चेयर हमें कब दिखाई देती है, इस पर लाइट पड़ेगी, टकरा के हमारी आंखों पे पड़ेगी लाइट, तब ये दिखाई देती है चेयर कि यहाँ पे चेयर रखी है। लेकिन अगर यहाँ लाइट को मान लो सारी ये ऑब्जर्व कर ले, ये लाइट बाहर ही ना आ पाए, तो ये हमें दिखाई नहीं देगी, ब्लैक दिखाई देगी ये। समझ रहे हो, कोई चीज़ ब्लैक कब दिखाई देती है हमें, ब्लैक तब दिखाई देती है कोई भी चीज़ जब जितने भी कलर आ रहे होते हैं ना, जैसे सन से लाइट आ रही है, लाइट में कितने कलर होते हैं, लगभग मेजर 7 कलर होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था विवग्योर, विवग्योर होता है जी इसमें 7 कलर। अब ये सारे 7 कलर को एब्जॉर्व कर लेना तो तब कोई भी चीज़ ब्लैक दिखाई देती है। तो ऐसी ब्लैक होल क्या है जी, कोई भी लाइट आती है उसे अपने अंदर खींच लेता है। तो इसमें ये प्रोसेस क्या है जी, वाटर इसके वाटर मास से चारों ओर इसके अराउंड घूम रहा है। अब वाटर सर्कल है जो अराउंड ब्लैक होल, ये क्या है, बिफोर फॉलिंग इनटू इट लाइक लिक्विड इन द सिंक। मतलब इस ब्लैक होल में गिरने से पहले ये वाटर है जो ये प्रोड्यूस करता है एक लेजर लाइक बीम, मतलब लेजर की तरह एक लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब इससे लेजर की तरह लाइट निकलती है ऑफ द रेडियो लाइट। देखो जी ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल के चारों ओर एक वाटर की मास घूम रहा है, अब ये इसमें गिरने वाला है, गिरने से पहले एक लेजर लाइक बीम, लेजर की तरह प्रकाश छोड़ता है। वो किसका होता है, रेडियो लाइट का, रेडियो लाइट का लेजर लाइक बीम निकलती है इससे, उसे नाम दिया मेजर का। इस मेजर टर्म के लिए इस टॉपिक को मैंने लिया है पढ़ाने के लिए, बस ये याद रखना है अगर एग्जाम में आया मेजर क्या है तो घबराना नहीं है। अब मेजर आप जान गए हो क्या है, कि ऐसी रेडियो लाइट का लेजर लाइक बीम निकलती है, मतलब लेजर की तरह प्रकाश निकलता है बीम से, जब वाटर का जो मास है ब्लैक होल में गिरने वाला होता है, तो उसे बोलते हैं मेजर। समझ गए, इसको बोलते हैं मेजर। जब जो लाइट प्रोड्यूस होती है ना उस लाइट को बोलते हैं मेजर। तो ये मेजर टर्म याद रखनी है, दीज मेजर कैन टेल द वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल वेरी एक्यूरेटली। इस मेजर जो लाइट निकलती है इससे क्या हम ब्लैक होल की जो वेलोसिटी से घूम रहा है ना, ये पूरी वेलोसिटी निकाल सकते हैं साइंटिस्ट कि कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है ये। तो यही था जी इसमें बताने के लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भावना इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विद रिलीजियस मैसेजेस, इट इज प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपको ये बताना भावना कहाँ पे परफॉर्म होता है इंडिया में, ये ABCD अपने आप डाल लो। ए है जी उड़ीसा, बी है मणिपुर, असम या गुजरात, किसका जी, बिल्कुल करेक्ट असम का है, आज ही तो पढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट रीहब किसने लॉन्च किया ये बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, खादी या विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, या ट्राइफेड ने। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, KVIC ने, कल ही तो पढ़ा है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे स्पेशल लेक्चर लिया था जी, वो आपने नहीं देखा तो देखिए, इसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है इट्स पॉपुलेशन इज मोस्टली कन्फाइंड टू गुजरात एंड राजस्थान, ये अधिकतर राजस्थान और गुजरात के एरियाज में मिलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी यदि बर्ड, इट इज़ लिस्टेड इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN। IUCN की जो लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है क्या ये, आपको करेक्ट बताना कौन सा है, 1 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, दोनों सही है जी। ये अधिकतर राजस्थान गुजरात में मिलती है जी, लेकिन ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। यहाँ पे लिखा है मोस्टली, ओनली नहीं लिखा है, मोस्टली लिखा है तो बिल्कुल सही है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना, ये देखो जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी है, करेक्ट बताना आपको। फर्स्ट बोल रही है ICJ एक्ट एज एन अपील कोर्ट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। मान लो कोई भी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है, उसने कोई डिसीजन दिया, उसके रिगार्डिंग क्या है, अपील लेकर जा सकते हो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्या लेके जा सकते हो, करेक्ट है, ये अपील कोर्ट की तरह काम करता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है द जजमेंट ऑफ द ICJ आर फाइनल एंड विदाउट अपील। अगर मान लो एक बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई डिसीजन दे दिया, उसका डिसीजन फाइनल है और कोई अपील नहीं होगी उसके जजमेंट के रिगार्डिंग, तो ये करेक्ट है क्या। ये थर्ड स्टेटमेंट है जी, 3 लिख लो यहाँ पे। थर्ड क्या बोल रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन इन्फोर्स ICJ रूलिंग। जो UNSC होती है जी, ये लागू करती है अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दिया है,
ये आईसीजे तो जानते हो आप, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, अंग है, 6 ऑर्गन, उसके 6 अंग में से एक है आईसीजे। तो ये बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आपके ऑप्शन है जी 1 2 करेक्ट है, 1 3 2 3 या 3 ओनली 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अपील कोर्ट नहीं है जी, इसमें कोई अपील नहीं जाती है। मान लो कि स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेज है, स्टेट्स का यहाँ मतलब है कंट्री से, कंट्री के बीच में कोई डिफरेंसेज है तो लेके जा सकते हैं इसमें, तो लेकिन ये अपील कोर्ट के कतर काम नहीं करता। और हाँ, इसने कोई डिसीजन दे दिया फाइनल है, ना ही उसके खिलाफ कोई अपील हो सकती, और यूएनएससी ही इसके लागू करती है। तो 2 3 करेक्ट है जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो आईसीए इज़ नॉट ए सुप्रीम कोर्ट टू विच नेशनल कोर्ट कैन टर्न, कोई अपील का कोर्ट नहीं है जी कोई। इट डज नॉट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर इंडिविजुअल, कोई लास्ट रिसोर्ट का कोर्ट भी नहीं है कि आप फाइनल डिसीजन आप किसी ने दे दिया और इसके खिलाफ आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर इज इट ए अपील कोर्ट, अपील कोर्ट भी नहीं है ये कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया उसके खिलाफ आप अपील कर रहे हो, कुछ अपील नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हो, कोई डिस्प्यूट है डायरेक्टली जा सकते हो। मान लो किसी स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स का मतलब यहाँ कंट्री से कोई डिसीजन, मान लो फैसला, मतलब आपको कोई डिसॉल्व करवाना, कोई फैसला केस सॉल्व करवाना है तो डायरेक्टली जा सकते हो। तो यही है जिसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस जनरली यूज इनक्रिप्शन टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन होता है जी, उसके लिए कौन कौन सी सर्विस है इनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब है जी हैंड टू हैंड मैसेजिंग, जैसे मान लो व्हाट्सअप पे होती है, आपके व्हाट्सअप के मैसेज कोई दूसरा नहीं देख सकता कोई भी। तो ये किस किस में होता है इनक्रिप्शन का, पेमेंट गेटवेज में होता है क्या, जब पेमेंट करते हैं उसमें होता है क्या, मैसेजिंग सर्विस में, वायरलेस माइक्रोफोन या ब्लूटूथ डिवाइस में होता है। ऑप्शन है जी 1 2 1 2 3 1 3 2 3, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है जी, बी सब में होता है जी इनक्रिप्शन का। कोई मैसेज आपका दूसरा थोड़ी ना देख सकता है कहीं पे भी, आपके फ़ोन से जिस फ़ोन में जाएंगे वही बंदा देख सकता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। लिथियम ट्रायंगल है जी, एक रीजन है जहाँ पे लिथियम रिजर्व, लिथियम एक मेटल है जी जो पाई जाती है, तो कहाँ पे मिलती है जी ये बताना है आपको। ये कौन कौन से एरिया में मिलती है जिसे लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, कौन कौन सा आता है लिथियम ट्रायंगल में, कौन कौन सी कंट्री आती है ये बताना है। वेनेजुएला, बोलिविया, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना। 1 2 4 2 3 5 2 4 5 1 3 5। देखो जी इसमें बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये इनको बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल। तो कहाँ 2 4 5 किस में, सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप मैप पे देख सकते हो, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है जी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है। ये चिली हो गया जी, ये बोलिविया, ये अर्जेंटीना। यहाँ पे लिथियम के रिजर्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लिथियम का यूज़ कहाँ होता है, बैटरीज वगैरह में, जैसे फ़ोन में आपके बैटरी लगी हुई है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ये बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है लिथियम, जिसके लिथियम की क्या है जो कैपेसिटी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है जी, एक बार रिचार्ज कर लो काफ़ी समय तक चलता है। तो अगली जो बैटरी होंगी जी लिथियम बेस्ड होंगी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। ओशियन हैज़ सेवरल माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, मिनरल्स लाइक आयरन और जिंक, ट्रेस मेटल्स लाइक कैडमियम, कॉपर। ट्रेस मेटल्स आर सप्लाइड टू द ओशियन वाया। देखो जी ओशन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होती हैं कैडमियम, कॉपर जैसी, वो कहाँ से आती हैं ओशन में, ये बताना आपको कहाँ कहाँ से आती हैं। आप कॉन्टिनेंटल रन ऑफ से, मतलब रिवर वगैरह कोई बहा के लेके आई है मेटल्स को, या एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, एटमॉस्फेयर के डिपोजिशन की वजह से आया क्या ओशन में। हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी, जो पानी में एक्टिविटी होती है जी ओशंस में, वहाँ से। या कॉन्टिनेंटल सेल्फ इंट्रैक्शन, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है जी, जैसे ये ओशियन है जी, ये ओशियन, ये पहले यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पानी है, तो ये एरिया होता है जी पहला, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। वहाँ में कुछ इंट्रैक्शन होता है जी, उसकी वजह से क्या मिनरल्स होते हैं क्या इसमें ओशंस में। आपके ऑप्शन है जी 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी है जी, सारों से ही आता है, ये हमने पढ़ा था अपने करंट अफेयर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज लेट डाउन इन आर्टिकल 368 इंक्लूड। एक प्रोसीजर है जी जो क्या है आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह से किया जाता है ये बताना है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संशोधन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोकसभा। जब संविधान में संशोधन किया जाता है वो केवल केवल लोकसभा से शुरुआत की जा सकती है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई बिल। कंसर्ट बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, कोई भी बिल है जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो केवल और केवल मिनिस्टर कर सकता है, कोई और मेंबर नहीं कर सकता, मंत्री कर सकता है इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में, मतलब लोकसभा में, ऐसा बोला है इसमें। प्रायर प्रेजिडेंशियल रिकमेंडेशन इज नॉट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द बिल। देखो जी प्रेसिडेंट की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट है ये बताना आपको, 1 2 3 2 3 या 1 3। देखो जी पहला गलत है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसमें लिखा है ओनली लोकसभा, बिल्कुल गलत।
दूसरा भी गलत है, मिनिस्टर नहीं कोई भी मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो 3 ओनली करेक्ट है, जहाँ पे है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है ये बताना है आपको। फर्स्ट बोल रहा है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सेकंड बोल रहा है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। कौन सा नहीं है जी पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का, बताओ। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर है जी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये करेक्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर पर लेक्चर लिया हुआ है जी, आप जाके देख सकते हो। करंट विद जीएस पे क्लिक करोगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वो उसमें पॉलिटी की प्लेलिस्ट होगी जी, पॉलिटी के नाम से। वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर समझना है तो अच्छे से देख लो, उसमें सारा बताया मैंने कौन कौन सा पार्ट होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बताना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से फीचर हैं, विशेषताएं, करेक्ट बताना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द प्रेजिडेंट। जो मेंबर होते हैं जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के। ये सही है क्या। डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो लोअर हाउस है उसका डिजोल्यूशन, ये थर्ड स्टेटमेंट है जी, थर्ड। और ये फोर्थ है, मिस प्रिंट हो गया, ये कर लेना करेक्ट। थर्ड बोल रही है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है मैं जी, उसके मेंबरशिप, जो मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे मंत्री जो चुने जाते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या जी लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है क्या। फोर्थ बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखो जी नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है क्या, विशेषता है कि प्रेसिडेंट है जैसे नॉमिनल है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सही है कि गलत है बताना आपको। देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जहाँ पे फर्स्ट है वो काट दो, और बाकी की बिल्कुल सही है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे, अमेरिका में। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति होती है, राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती है, लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है। और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नाम पे जी, उसके नाम पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन डिसीजन लेता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे इंडिया में है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर है। मेंबरशिप लेजिस्लेचर की होनी चाहिए मिनिस्टर की, हाँ जी बिल्कुल। जो मिनिस्टर होता है जी, या तो 6 महीने में उसे मिनिस्टर को मेंबर बनना पड़ता है पार्लियामेंट का, या पार्लियामेंट का मेंबर हो तभी मिनिस्टर बन सकता है। लोअर हाउस का डिजोल्यूशन होता है क्या, मतलब रद्द होती है, कैंसिल होती है, हाँ जी, हर 5 साल में जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है, डिजोल्यूशन हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है, लोकसभा के होते हैं। कई बार बताया ये स्टेटमेंट, हर बार आती है यूपीएससी में, किसी का भी कोई सा भी आप देख लो, किसी किसी साल नहीं आती, लेकिन हर बार ये यूपीएससी पूछता है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव किसके होते हैं, टू द लोकसभा, लोकसभा के होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के, ये याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अच्छा लगे तो आप शेयर बिल्कुल मत करना, कमेंट बिल्कुल मत करना, और लाइक तो बिल्कुल नहीं करना है, और चैनल सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करना है।